हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लीविंग लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बताया था। लॉ ऑफ मिनिमम का जो नियम है उसके बारे में कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है, ये किसने दिया था। तो जो लॉ ऑफ मिनिमम वाला जो नियम है ये लीविंग ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जीवों की जो वृद्धि होती है या पोटेंशियल जो ग्रोथ होती है वह उस कारक पर निर्भर करती है जो आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध होता है, अर्थात उसकी उपलब्धता क्या होगी, बहुत कम मात्रा में होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो कारक क्या होगा, एज ए लिमिटिंग फैक्टर कहा जाएगा और सीमाकारी कारक, अर्थात वह कारक जो किसी भी जीव की पोटेंशियल जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है या उसको इनहिबिट कर देता है। आज हम यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पार्ट 2 इसमें आज हम लॉ ऑफ टॉलरेंस एंड कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता का नियम, सहनशीलता का नियम या इसी को बोलते हैं हम सहिष्णुता का नियम। सहिष्णुता का नियम, ये नियम सेल्फोर्ड ने 1930 में दिया था। इस नियम के अनुसार अब यहां देखें, इससे पहले जस्ट पहले हमने बताया था, जस्ट पहले वीडियो में लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम जिसमें कि लिविंग ने केवल पदार्थ या कारक की कम मात्रा के बारे में जिक्र किया था। और यहाँ जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है इसमें सेल्फोर्ड बता रहे हैं कि जीवों की जो ग्रोथ होगी, जीवों की वृद्धि पदार्थ की केवल कम मात्रा ही नहीं, अब तो उसकी अधिक मात्रा से भी प्रभावित होती है। इन्होंने मेन जो यहाँ पे ये अपना कार्य किया है वो जो भौतिक कारकों के बारे पर अध्ययन करके ये बताया था कि पदार्थों या कारकों की बहुत कम मात्रा ही नहीं अपितु बहुत अधिक मात्रा भी सीमाकारी कारक हो सकती है। बहुत कम, एक तो बहुत कम जो कि लिविंग में भी बताया था, ये भी कह रहे हैं कि बहुत कम मात्रा ही नहीं अब तो उसकी बहुत अधिक मात्रा भी सीमाकारी हो सकती है। यदि कोई कारक बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है या उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इसके अनुसार कोई भी जीव है वो एक तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो इकोलॉजिकल मिनिमम होगा एंड इकोलॉजिकल मैक्सिमम होता है, उसके मध्य की जो सीमा होती है ऑप्टिमम रेंज, उसी में पोटेंशियल ग्रोथ कर पाता है या तेजी से ग्रोथ कर पाता है। या तो बहुत कम किसी पदार्थ की मात्रा या कारक की बहुत कम मात्रा होगी या किसी कारक की बहुत अधिक मात्रा होगी। जैसे आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा कि इसमें यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर, एक भौतिक कारक लिया है टेम्परेचर, और दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और समष्टि का वितरण बताया गया है। यहाँ पे आप ये देखें कि ये किस तरह का यहाँ ग्राफ बन रहा है जिसमें कि ऑप्टिमम रेंज है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और सर्वाधिक पॉपुलेशन पाई जाती है और उसकी पोटेंशियल ग्रोथ भी तेजी से होती है। अर्थात ये जो कंडीशन है ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन है, ये ऑप्टिमम रेंज है जिसमें कि कोई भी जीव बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और पोटेंशियल ग्रोथ करता है। लेकिन इससे थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, या कम टेम्परेचर होगा तब भी क्या होगा कि इसकी जो विभव पोटेंशियल है और पोटेंशियल ग्रोथ है वो कम हो जाती है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर, जैसे टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा होता है तब भी क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। यहाँ देखें जैसे कि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार ग्रोथ करते हैं, अर्थात पोटेंशियल ग्रोथ करते हैं, विभव वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे 40 से और यहाँ पे क्या हो जाए 50 तक हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस,
तो क्या होगा कि जीवों की जो सफलता है या उपस्थिति उससे प्रभावित होगी और वहां पे कम हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ गिर रहा है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की जो एबंडेंस है, पॉपुलेशन का जो पाया जाना है वो कम हो जाएगा। और भी अधिक टेम्परेचर होता है जैसे 50 से और 60, 70, 80, तो यहाँ पे जीवों के पाए जाने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि यह जीव की लिमिट ऑफ टॉलरेंस, जो सहनशीलता की सीमा है, उससे अधिक है। तो एक निश्चित सीमा होती है किसी भी कारक के लिए, सभी कारकों के लिए जो सहनशीलता की सीमा प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होती है। तो ये क्या है कि एक लिमिट ऑफ टॉलरेंस, एक जो सहनशीलता की सीमा है उसी में कोई भी जीव अधिकतम वृद्धि कर सकता है या पोटेंशियल ग्रोथ कर सकता है। बहुत ज्यादा कोई कारक उपस्थित है तो वो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ को प्रभावित कर देगा, चौक कर देगा, और यदि वही कारक बहुत कम है तब भी वो सीमाकारी कहलाएगा, अर्थात एज ए लिमिटिंग फैक्टर कार्य करेगा। तो किसी भी कारक की, कोई भी कारक जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है या वही कारक क्या है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो वो क्या हो सकता है, सीमाकारी कारक हो सकता है, अर्थात वो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा और रोक देगा। जैसे यदि हम तापमान की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ आ जाता है 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जो परिस्थितियां होती हैं ये और भी जटिल हो जाती हैं। इसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जोन। इसमें क्या होता है, कार्यकीय और दबाव क्षेत्र होता है जिसमें कि सभी जीव जीवन यापन करने में सक्षम नहीं होते हैं, कुछ इस रेस से बाहर हो जाते हैं और सफल नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एबंडेंस है वो कम हो जाएगा। और यदि टेम्परेचर आप देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, अर्थात ये कारक हो गया, ये कारक है उसकी कम उपस्थिति, कारक की कम उपस्थिति, जैसे लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत कम है, तब भी जीवों की क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये नियम ये कहता है कि एक लिमिट ऑफ टॉलरेंस होता है, सहनशीलता की सीमा होती है, उसी में जीव पोटेंशियल ग्रोथ करता है। तो किसी कारक की बहुत कम मात्रा ही नहीं अपितु उस कारक के बहुत अधिक मात्रा भी सीमाकारी हो सकती है। अतः जो जीव होते हैं वो इकोलॉजिकल मिनिमम और इकोलॉजिकल जो मैक्सिमम होता है उसके मध्य की रेंज में ही सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं और जीवित रह सकते हैं। इसी को हम लिमिट ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, या सहनशीलता की सीमा या सहिष्णुता की सीमा कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जो कारक है, कोई जो कारक होता है, कोई कारक किसी जीव के लिए सीमाकारी हो और किसी के लिए ना हो। अब यहाँ पे सीमाकारी कारकों में भी भिन्नता पाई जाती है कि एक कारक किसी जीव के लिए सीमाकारी हो सकता है तथा वही कारक किसी अन्य जीव के लिए सीमाकारी नहीं भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्राणी की या उस जीव की लिमिट ऑफ टॉलरेंस क्या है, सहनशीलता की सीमा क्या होती है। तो सहनशीलता की जो सीमा क्या हो, सहनशीलता की जो सीमा है वो प्राणी जो स्पीसीज है, स्पीसीज दर स्पीसीज डिफरेंट भी होती है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जैसे हम मान लेंगे कुछ स्पीसीज में टेम्परेचर के प्रति जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, कुछ स्पीसीज में टेम्परेचर के प्रति जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत कम होता है। तो इस प्रकार के प्राणी होते हैं जिनमें कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस बहुत ज्यादा होगा। उसके लिए एक शब्द उनके आगे इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम यूरी कहते हैं, तथा एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे हम स्टीनो वर्ड कहते हैं, स्टीनो। ये तब यूज किया जाता है जब लिमिट ऑफ टॉलरेंस किसी भी जीव का क्या होता है वो कम होता है। तो कम के लिए प्रीफिक्स में हम स्टीनो यूज करते हैं और अधिक के लिए बहुत अधिक है तो यूरी। तो लिमिट ऑफ टॉलरेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस और सहनशीलता की सीमा। तो किसी के तो क्या है कि वाइड रेंज में होती है, अधिक परास में सीमा होती है कि वो अधिक ताप, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हम टेम्परेचर ही ले रहे हैं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत अधिक परास को सहने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के प्राणी यूरी हेलाइन के यूरी थर्मल कहलाएंगे। और जो प्राणी ऐसे हैं कि जो कम रेंज में ही टेम्परेचर परिवर्तन के प्रति और टॉलरेंस होते हैं उन्हें हम स्टीनोथर्मल कहते हैं। इसी प्रकार लवणता के लिए भी कह सकते हैं हम, जैसे यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन। ये जो यूरी हेलाइन प्राणी होंगे वो अधिक लवणता के प्रति भी टॉलरेंस रखेंगे, अर्थात उनमें सहनशीलता की सीमा अधिक होगी। और जो स्टीनो हेलाइन होते हैं वो लवणता में जो परिवर्तन होगा उसके कम लवणता में परिवर्तन के प्रति ही सहनशील होते हैं। तो ये शब्द यूज किए जाते हैं यूरी एंड स्टीनो। तो हम यहाँ बात कर रहे थे
कम और अधिक दोनों ही सीमाकारी हो सकते हैं। ये बताता है लॉ ऑफ टॉलरेंस और सहनशीलता के नियम, जो कि सेल्फोर्ड ने 1913 में दिया था, जिसको कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे हमने फैक्टर लिया है टेम्परेचर एंड दूसरा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। तो जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था वो ऑप्टिमम रेंज में है, जबकि लिमिट ऑफ टॉलरेंस है अर्थात उसकी सहनशीलता की सीमा, सहनशीलता की उसकी सीमा में है सभी कारक, तो वो मैक्सिमम और अपनी पोटेंशियल ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों का संयुक्त सिद्धांत या संयुक्त सिद्धांत क्या है? तो इन दोनों ही लॉ को जोड़ के एक संयुक्त सिद्धांत दिया गया, लॉ ऑफ मिनिमम जो कि लीविंग ने दिया था, एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इन दोनों को जोड़ के एक सम्मिलित परिकल्पना दी थी। इसको हम कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। जीव या जीवों की जो सफलता है, जीव या जीवों की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कारक ही हो उसी पर निर्भर करती है, सभी कारकों की अन्योन्य क्रिया पर भी ये क्या करती है, निर्भर करती है। कोई भी कारक जो सहनशीलता की सीमा से अधिक होगा, सहनशीलता की सीमा, और जिसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ टॉलरेंस, लिमिट ऑफ टॉलरेंस, लिमिट ऑफ टॉलरेंस से अधिक है सीमाकारी कारक है। मतलब कारक तो कई सारे निर्भर करते हैं और जीवों की जो सफलता है कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन कोई भी कारक जो सहनशीलता की सीमा से अधिक है, जिसकी उसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है उससे अधिक है, उसे हम सीमाकारी कारक कहेंगे या सीमाकारी कारक है। तो जो जीव है, जीव निम्न दो परिस्थितियों द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। जीव निम्न दो परिस्थिति हैं जिनके के द्वारा क्या होंगे, ये नियंत्रित होते हैं। उनकी संख्या और उनकी सफलता भी नियंत्रित होती है इस इकोसिस्टम के अंतर्गत। फर्स्ट आता है, जिन पदार्थों की जीवों को सबसे कम आवश्यकता होती है, जिन पदार्थों की जीवों को सबसे कम आवश्यकता होती है, उनकी मात्रा व परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों के प्रभाव से जीव नियंत्रित होते हैं। यही लिविंग के लॉ में था। तो यहाँ पर ये कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को ही मिला के लिविंग का जो लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इन दोनों को मिला के एक सामान्य और यूजफुल एक सिद्धांत दिया गया, जैसे कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसकी दो निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिन पदार्थों की जीवों को सबसे कम आवश्यकता होती है, मतलब वो पदार्थ जिनकी की जीवों को सबसे कम आवश्यकता है, तो वही पदार्थ क्या करेंगे, जीवों की जो सफलता है उसको नियंत्रित करते हैं, जीवों की संख्या है उसको नियंत्रित करते हैं, तथा इसके साथ साथ भौतिक कारक और जो फिजिकल फैक्टर हैं वो भी नियंत्रित करते हैं। एक तो जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है वो, प्लस फिजिकल फैक्टर, ये क्या करते हैं, जीवों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ एक तो हो गया फिजिकल फैक्टर नियंत्रित करते हैं, और एक हम कह रहे हैं कि सबसे कम, और सेकंड आता है इसमें कि जीव वातावरण के अन्य घटकों में यहाँ आएगा कि जैसे ये तो हमने फिजिकल फैक्टर पहले ही बता दिए, इसके साथ साथ अन्य घटकों में आता है जैसे बायोटिक फैक्टर, अर्थात जीवों के मध्य आपस में भी इंटरेक्शन होता है। उन घटकों के बारे में बात कर रहे हैं कि अन्य जीव जातियों से जो उसका इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है, उसके बारे में। तो जीव वातावरण के अन्य घटकों में बायोटिक तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहिष्णुता की सीमा से नियंत्रित होता है, अर्थात जीव की स्वयं की लिमिट ऑफ टॉलरेंस क्या है। सभी जीवों की जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस अलग अलग होती है, तो उन सब से भी ये नियंत्रित होते हैं। यदि किसी जीव की किसी कारक के प्रति लिमिट ऑफ टॉलरेंस कम है तो वो उसकी सफलता को चौक कर देगा या वो पोटेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं O2 की, ऑक्सीजन जो कि एक फिजिकल फैक्टर है और एक भौतिक कारक है, इसी को हम ये देखते हैं। एक तो हो जाता है अपना
टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, टेरेस्ट्रियल, एंड सेकंड आता है इसमें एक्वाटिक। तो आप देखेंगे कि ये खास बात ये भी है कि एक कारक किसी जीव के लिए लिमिटिंग मध्यम यदि मात्रा में है वो तो लिमिटिंग फैक्टर हो भी सकता है, और वही कारक किसी दूसरे के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर ना भी हो, ये भी हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस क्या होती है। जैसे यदि कोई एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज ये है और इसकी क्या है कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस, लिमिट ऑफ टॉलरेंस, लिमिट ऑफ टॉलरेंस किसी कारक के प्रति अधिक है। कोई एक फैक्टर है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे हमने ये बता दिया आपको, ये की जगह हम यहाँ लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के प्रति क्या होगा, इसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है ये की वो अधिक है। अब यदि टेम्परेचर मध्यम मात्रा में भी वातावरण की परिस्थितियों में उपलब्ध है तो इसके लिए जो ये स्पीसीज है उसके लिए ये है बिल्ली ही क्या होगा, सीमाकारी होगा या लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि उसमें क्या है लिमिट ऑफ टॉलरेंस अधिक है तो उसमें सहनशीलता की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो यदि तापमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, चेंज आते हैं, तो उसको वो सहन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यही टेम्परेचर फैक्टर है, लेकिन कोई दूसरी स्पीसीज है जिससे कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस कम है, तो यह उसके लिए सीमाकारी कारक हो सकता है, क्योंकि उसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है और सहनशीलता की जो क्षमता है और सीमा है वो कम है। तो तापमान में यदि परिवर्तन होता है तो वो उसको सहन करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ प्रभावित हो जाती है। यहाँ एक और एग्जांपल से आप ये देख सकते हैं, जैसे यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें यहाँ पे हमने दो वातावरण लिए हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट लिया है हमने, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। इन दोनों में ही आप देखें, एक तो टेरेस्ट्रियल स्थलीय, एक्वाटिक जलीय। तो O2 की उपलब्धता के बारे में देखें तो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट होते हैं, वहां O2 एबंडेंट पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो स्थलीय जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये बिल्डे और रियर केसेस में ही ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करती है और लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। अगर इसी की तुलना में बात करें, फैक्टर वही है, O2 है, लेकिन जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज है कि यहाँ पे एक्वाटिक है, एक्वाटिक हैबिटेट है। एक्वाटिक हैबिटेट में क्या होता है कि जो O2 में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता होती है और O2 की जो मात्रा होती है वो भी कम पाई जाती है और वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अक्सर करके एक्वाटिक जो मीडियम है और एक्वाटिक जो हैबिटेट है उसमें ये एज ए सीमाकारी कारक के रूप में कार्य कर सकता है, और टेरेस्ट्रियल की तुलना में एक्वाटिक में यह सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करेगा, बहुत जल्दी ही सीमाकारी कारक हो जाता है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी सुना भी होगा कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं या वनस्पति बहुत ज्यादा उगाती है, जलीय जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जब वाटर बॉडीज होती हैं उनमें, तो वहाँ की जो फौना होता है वो मर जाता है, जैसे मछलियां वगैरह मर जाती हैं और ऊपर तैरती हुई मिलती हैं। वो इसी का कारण है कि वहां पे जो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा होता है, तो वहां ऑक्सीजन एज ए लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगी। तो जलीय वातावरण की तुलना में टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है यहाँ ऑक्सीजन एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जबकि एक्वाटिक मीडियम में थोड़ी सी भी परिवर्तनशीलता आएगी तो ये एज ए लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है। तो ये था आज इस टॉपिक के बारे में कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की क्या कॉन्सेप्ट है इसका। पहले पार्ट में हमने आपको लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बताया, आज इसमें सेकंड पार्ट में हमने आपको लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में, सहनशीलता के नियम एंड कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया। तो इसमें मेन है लिमिट ऑफ टॉलरेंस की सहनशीलता की सीमा क्या है, जो कि सभी स्पीसीज के लिए भिन्न भिन्न होती है तथा एक ही स्पीसीज में भी जीवों के लिए भी वो भिन्न हो सकती है। तो जिसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस ज्यादा होगी उसके लिए यदि कोई कारक है, कोई भी कारक है, तो वो सीमा कारक के रूप में रेयर ही होता है। लेकिन यदि लिमिट ऑफ टॉलरेंस कम है तो वही कारक मॉडरेट यदि कंडीशन में है तब भी वो सीमाकारी कारक हो सकता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, देन बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।